इस वक्त मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। लोगों को लकड़ियां जलाना पड़ रही हैं। क्या पाकिस्तान में गैस नहीं है? लोग माचिस बचा लेते थे लेकिन गैस का सिलेंडर ऑन रखते थे। गैस आखिर आएगी कहां से? इंडस्ट्रियल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो शिकवा करने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। ना इंडस्ट्री के पास गैस है कि मईशत का पहिया चला सकें और ना ही घरेलू सारिफीन को गैस मैसर है कि बच्चों को स्कूल भेज सकें और लोग अपने दफातर में नाश्ता करके जा सकें। इस वक्त एक अजीब सी कैफियत है। लोगों को लकड़ियां जलाना पड़ रही हैं। यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान पत्थर के ज़माने में वापस चला गया है। हाथ तापने तक के लिए गैस मैसर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है और पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आज वफाकी वज़रा को ये कहना पड़ रहा है कि गैस जैसी लग्जरी अब आपको मैसर नहीं होगी और हर आने वाली सर्दियों में आपको ऐसे ही बहरान का सामना करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या पाकिस्तान में गैस नहीं है? क्या जो क्लेम्स किए जाते थे कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है, पाकिस्तान में ये वसाइल अब डिप्लीट होते जा रहे हैं? आज का व्लॉग इसी बारे में है और फिर आज के व्लॉग में बात करेंगे कि इन मसाइल का असल में हल क्या है। तो इफ़ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1950s के अंदर सुई के मकाम से पाकिस्तान में गैस डिस्कवर हुई थी। एक बहुत बड़ा नेचुरल रिजर्व गैस का सुई के मकाम पर डिस्कवर हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में शायद गैस डिस्कवरी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत, तरद्दुद या एफर्ट नहीं की गई। और उसके बाद अगर एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ सुई के बाद तो वो घोटकी में था, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर डिस्कवर हुआ था। जिस वक्त पाकिस्तान के पास गैस अबांडेंट थी उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लोग माचिस बचा लेते थे लेकिन गैस का सिलेंडर ऑन रखते थे, गैस का चूल्हा ऑन रखते थे कि कहीं माचिस की एक तीली ज़ाया ना करनी पड़े। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने इन वसाइल का कितना बेदरीग इस्तेमाल किया है। यानी दोज रिसोर्सेज वर जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन। वो ज़ाया हो रहे थे और हम खुली आंखों के साथ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। हम इस लग्जरी के साथ इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे कि जैसे ये दायमी रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो ख़तरे की घंटी बजी है उसने एक ऐसी अलार्म बेल रिंग की है कि जिसके बाद हम सब लोग सर पकड़ कर बैठ गए हैं। ना सिर्फ ये कि आम सारिफ सर पकड़ कर बैठ गया है, बल्कि वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। उनके पर्दा फ़िक्र पर भी एक बहुत बड़ी दस्तक हो रही है कि गैस आखिर आएगी कहाँ से। क्योंकि उस वक्त जब ये रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक यूज़ से जब इसका यूज़ पावर जनरेशन पे बढ़ा, हम बिजली गैस के ज़रिए से बनाने लगे, हम इंडस्ट्री को गैस देने लगे, फिर हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उसका इन्हिसार गैस पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज आप देखिए कि जैसे ही गैस कम होती है वैसे ही जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो शिकवा करने लगते हैं, वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने लगते हैं और फिर हुकूमत से ये इस्तफ़सार करते हैं कि हमें गैस फराहम की जाए। अदरवाइज़ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, मुल्क की बरामदात नहीं हो सकेंगी और मुल्क ज़र मुबादला नहीं कमा सकेगा। यानी अचानक से हमारा इन्हिसार गैस पर आया और एक ऐसे वक्त में आया कि जिस वक्त हम ऑलरेडी इन रिसोर्सेज का बेदरीग इस्तेमाल करके इनको ज़ाया कर चुके थे। जिस वक्त हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता गैस बहरानों का सामना हमें करना पड़ा तो उसके बाद हम फिर दीगर ज़राए की तरफ भी जाने लगे। इस वक्त अगर मैं इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर की ओवरऑल डिमांड की बात करूं तो तकरीबन 4 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मिलाकर उन्हें रिक्वायर्ड है। यानी हमारे सनती और घरेलू सारिफीन को 4 अरब क्यूबिक फीट गैस दरकार है। और इस वक्त जो गैस पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है वो ऑलमोस्ट इसका 3/4 हिस्सा हम अपनी मकामी पैदावार के ज़रिए से या मकामी वसाइल के ज़रिए से पूरा कर लेते हैं। यानी ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो हमारे यहाँ मौजूद होती है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन 1/3 ऑफ दिस यानी जो रिमेनिंग है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी। हमें बताया ये जा रहा है कि बाय द ईयर 2028 ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। यानी 75% ऐसा होगा जो हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, बैरून ममालिक से मंगवा रहे होंगे, और 1/3 वो होगा जो मुल्क में रह जाएगा। अब क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या हमारे रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं? क्या जो सुई के मकाम से आ रही थी या घोटकी से हम गैस ले रहे थे, क्या अब कुएं सूख गए हैं
उनमें गैस मौजूद नहीं है। तो इस पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि असल में जो कुएं हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और वेल हेड्स के ऊपर गैस निकालने के लिए जो कंप्रेसर्स लगे हुए हैं वो कंप्रेसर्स भी अब नाकारा हो चुके हैं, क्योंकि वो कंप्रेसर्स इतने पुराने हैं कि वेल हेड्स पर से जब गैस निकाली जाती है तो गैस के अंदर नमी का तनासुब बहुत बढ़ जाता है। यानी आप यूँ कहिए कि गैस नहीं आती बल्कि पानी आने लगता है, ज़मीन से पानी मिक्स हो जाता है। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि वेल हेड्स के ऊपर उन पुराने कुओं से गैस निकालने के लिए आपको ऐसा इक्विपमेंट दरकार है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसको इंपोर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट आपको कोई 40 से 50 मिलियन डॉलर्स का ख़र्चा है। ये टीका बर्दाश्त करना पड़ेगा और एक डेवलप्ड इंतहाई इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करके आपको उनके हेड्स के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि उस गैस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब सवाल ये है कि हमारे इदारे क्या इक्विपमेंट ख़रीदना नहीं चाहते? क्या हमारे पास ये पैसे मौजूद नहीं हैं? क्या हम रकम को स्पेंड नहीं करना चाहते? तो इसका जवाब जो हमें दिया जाता है वो ये है कि हमारे यहाँ जो OGDCL और PPL जैसे इदारे हैं, असल में उनके जो करता धरता है, उनके जो सरबराहान हैं, उनके जो इंतज़ामी लोग हैं, वो इक्विपमेंट इसलिए ख़रीदने में लैतुलाल से काम ले रहे हैं कि उनको पता है कि अगर वो किसी समरी के ऊपर दस्तखत कर देंगे और कोई रिक्विजिशन मूव करेगी और इतनी भारी लागत का इक्विपमेंट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना आ जाएं। कल को उनको नैब ना बुला ले, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर उनको पेशियां ना भुगतनी पड़े। जैसे आपको पता है हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त गो स्लो की पॉलिसी पर गामजन है। बहुत सारी फाइलें हैं जिनका पलंदा उनकी टेबल्स के ऊपर पड़ा हुआ है और दस्तखत नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे कि दस्तखत हो के अगर ये फ़ाइल आगे जाएगी और इसमें बहुत सारी रकम इन्वॉल्व होगी, पैसों का मामला होगा, तो कल को खुदा ना खास्ता हमें कोई एंटी करप्शन या नैब या FIA ना बुला ले। तो इस डर से दस्तखत नहीं हो रहे हैं। ये खौफ है जो पूरे मुल्क के अंदर है। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी है, आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको यही वजह दिखाई देती है कि हमारी जो वेल्स हैं वो पुराने हो गए हैं और हमारे वेल हेड्स के ऊपर जो कंप्रेसर्स लगे हुए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो गैस को निकाल सके और उस पर कोई भारी लागत सर्व करने की ज़रूरत है, ऐसा इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत है जो नमी और गैस को मिक्स ना होने दे, बल्कि सिर्फ गैस को ही कुएं से एक्सट्रैक्ट करके ले आए और फिर पाइपलाइंस के अंदर पंप कर सके। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि डिप्लीशन का तो हमें सामना है। जो हमारे रिजर्व्स थे डिस्कवर नहीं हुए, मजीद वेल्स हमने डिस्कवर करने पे काम नहीं किया, उसके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं हुआ, उसके ऊपर ऑन फील्ड वर्क नहीं हुआ और हम पुराने ही रिजर्व्स के ऊपर, पुराने ही डिस्कवर्ड कुओं के ऊपर जो है वो इन्हिसार करते रहे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो टापी का प्रोजेक्ट है। आपने सुना होगा तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ, क्योंकि तुर्कमानिस्तान वो सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट जो गैस प्रोड्यूसर है, जहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स गैस के मौजूद हैं, जहाँ अबंडेंट है गैस। तुर्कमानिस्तान के साथ ये मंसूबा बना कि तुर्कमानिस्तान गैस देगा, वो पाइपलाइन पहुँचेगी अफ़गानिस्तान में जो कनेक्ट करता है तुर्कमानिस्तान को। अफ़गानिस्तान से वो पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेगी और पाकिस्तान से होती हुई वो भारत को कनेक्ट करेगी। यानी एक मंसूबा है जिसको सोचा गया, फिर 2018 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर इस पर एक सेरेमनी भी हुई और फिर कहा यह गया कि बाय द ईयर 2020 ये तकमील को पहुंच भी जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, इंटरफेरेंस आ रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ऑल्दो अमेरिका जो है वो इसके पीछे नहीं है, वो तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ एक और पैरेलल गैस का प्रोजेक्ट है जिसको हम IPI के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ईरान है, जिसमें पाकिस्तान है और जिसमें इंडिया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान की जो गैस पाइपलाइंस हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक तो आ गई हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी सैंक्शंस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आने देना चाहता और उसके मुकाबले में टापी भी है। ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ईरान को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टापी अगर हो जाएगा तो IPI के मंसूबे को ठेस पहुंचेगी, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान से गैस हम लोग ख़रीदें, क्योंकि ईरान पर ऑलरेडी बहुत सारी इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं उसकी यूरेनियम इनरिचमेंट की वजह से। अच्छा, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाएँ और इस पर अमल दरामद होता है तो ना सिर्फ ये कि तुर्कमानिस्तान को फ़ायदा होगा या ईरान को फ़ायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस जिस लैंड से वो पाइपलाइन गुजरेगी वो इक्विटी वो कंट्री भी लेगा। यानी हमारे यहाँ से अगर गुजरकर इंडिया तक गैस पहुँचेगी तो उसके पैसे पाइपलाइन गुजारने के इंडिया पाकिस्तान को भी देगा। यानी उसमें हमारा एक म्यूचुअल विन विन है, हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है।
दूसरा ये है कि जो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो हम ले रहे हैं, उसके लिए हमने कोई ऐसी जेटीज डेवलप नहीं किए हैं, ना ही कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम एलएनजी को स्टोर कर सकें, कोई शिप्स को खड़ा कर सकें। आपने देखा कि ड्राई डॉकिंग के दौरान हमें बहुत अरसे तक के लिए जो है वो एलएनजी नहीं मिलती है, तो एक और बहरान सर उठाने लगता है। इंडस्ट्री के पास गैस नहीं होती है। ऑल्दो एलएनजी तो हम इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए ही लेते हैं और बाकी जो गैस है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का पहिया रुक जाता है, जैम हो जाता है। तो इस वक्त में स्ट्रिक्ट मेजर्स करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो हमें फौरी तौर पर इन 2 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ हमें मुल्क से गैस के नए ज़ख़ीरों को, नए वसाइल को ढूंढने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उस पर अपनी तमाम तर एनर्जीज़ सर्व करने की ज़रूरत है। और एक और तजवीज़ हुकूमत की जानिब से ये दी जा रही है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न ने भी ये कहा कि असल में दुनिया भर से जो पाइपलाइन गैस है उसका अब कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि सिलेंडर्स के अंदर गैस मिला करेगी। तो बहुत सारे लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि आप अब जो आपने लग्जरी ले ली है, सारी ज़िंदगी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारी है आपने, गैस अबंडेंट थी आपके पास, आप चूल्हा खुला छोड़ देते थे, तो अब आपको भुगतना तो पड़ेगा। और अब सिलेंडर्स में लिमिटेड सी गैस आपको ख़रीदनी पड़ेगी और लाकर अपने चूल्हे को जलाना पड़ेगा, जिसमें आपने देखा कि एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या एलएनजी है, या सीएनजी के तौर पर जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा इशू ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सिलेंडर्स ऐसे आते हैं, घरों के अंदर चूल्हे फट जाते हैं, गाड़ियों के अंदर एलपीजी इस्तेमाल होती है, हमने वहाँ देखा कि वहाँ हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो अगर हमने यही करना है तो यहाँ पर भी हुकूमत को कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करनी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी और अच्छी जो है वो क्वालिटी के सिलेंडर्स मार्केट में आएंगे, तो तभी मामला हल हो सकेगा। बारकैफ उम्मीद है कि ये जो व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अगर लाइक कर दें तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप शेयर कर चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, सरे-दस्त हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक वीडियो इस पर मैं पहले ही बना चुका हूँ, और वो एक गैस बर्नर है जो वुड पैलेट्स के साथ जलता है। उसका क्या फ़ायदा है, मैं उस गैस बर्नर को बनाने वाले से भी मुलाकात इंशाल्लाह इसी महीने में आपकी कराऊंगा, लेकिन उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने जा रहा हूं। आई होप कि वो वीडियो आप देखेंगे, उससे आपको इस्तेफादा होगा और फौरी तौर पर आपको एक सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एक नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।